और दोस्तों पार्ट 3 नादान दोस्त, इसे पढ़े। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव का घर है ना, वहां पे कार्निस है और उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव है और उसकी बहन श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनसे बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, कैसा है। लेकिन ये सारे इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, क्योंकि जो अम्मा थी उसको घर के काम बहुत होते थे, ना बाबा जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कार्नस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए।
मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण किस तरह ज्यादा दबाव पाता था। जरा सा हिल जाता था, उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। उसे उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ लगा रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे ही घोंसले उसे पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूं, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। बेचारी अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उनकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर उन अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वे टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने भी चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्नस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, मैं गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किससे किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर से में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों की बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पैर
दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर नहीं आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ हैं? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं? अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तूने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाएंगे? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा से डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, अभी हमने ये पाठ पढ़ा। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कहानी से। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? दोबारा दोहराएंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसका उत्तर देंगे, केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, उड़ेंगे कैसे, चिड़िया का घोंसला कैसा होगा, जवाब भी कौन देता? माता को तो सारा दिन काम से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। इसीलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। एक बार फिर दोहराएंगे। केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, उड़ेंगे कैसे, चिड़िया का घोंसला कैसा होगा, जवाब भी कौन देता? माता को काम धंधे से फुर्सत नहीं होती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। इसीलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दूसरा, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांग कर कार्निस पर क्यों रखे थे? फिर दोहराएंगे प्रश्न। केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? इसका उत्तर देंगे, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर इसलिए रखे थे जिससे वे चिड़िया को तथा अंडों को और ज्यादा आराम से रख सके, दोनों की हिफाजत कर सके। इसका फिर से उत्तर देंगे। केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर
कार्निस पर इसलिए रखे थे जिससे कि वे चिड़िया को तथा अंडों को और ज्यादा आराम से रख सके, दोनों की हिफाजत कर सके। तीसरा, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। इसका उत्तर देंगे केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए वे उनके हिसाब से बहुत ठीक। वे तो उस चिड़िया के लिए अच्छा ही करना चाहते थे, मगर वे चिड़िया के स्वभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उनके द्वारा की गई रक्षा ने नादानी का रूप ले लिया। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए वे उनके हिसाब से बहुत ठीक। वे तो उस चिड़िया के लिए अच्छा ही करना चाहते थे, मगर वे चिड़िया के स्वभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उनके द्वारा की गई रक्षा ने नादानी का रूप ले लिया। कहानी से आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? इसको फिर से दोहराएंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका उत्तर देंगे केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किसे काम धंधों से फुर्सत थी? ना बाबू को जी को लिखने पढ़ने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इस जगह यदि मैं होता तो मैं भी अनुमान लगाता, लेकिन अपने माता पिता से पहले इन सब के बारे में जानकारी ले लेता। इसका उत्तर दोबारा देंगे। केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किसे काम धंधों से फुर्सत थी? ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इस जगह यदि मैं होता तो मैं ये अनुमान लगाने से पहले अपने माता पिता से पहले इन सब के बारे में जानकारी ले लेता। अगला, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर से बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर से बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? दोबारा दोहराएंगे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर देंगे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। यदि वे इस सब के बारे में बताते तो माँ उन्हें भरी दोपहर में निकलने नहीं देती। फिर से इसका उत्तर देंगे एक बार। माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। यदि वे इस सब के बारे में बताते माँ को तो माँ उन्हें दोपहर में निकलने नहीं देती। तीसरा, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका उत्तर देंगे। प्रेमचंद ने इस पाठ का नाम बड़े सोच समझकर नादान दोस्त रखा था। यदि मैं इस जगह होता तो इस पाठ का नाम बचपन की नादानियां भी रख सकता। फिर से इसका उत्तर देंगे। प्रेमचंद ने इस पाठ का नाम बड़े सोच समझकर नादान दोस्त रखा था। यदि मैं इस जगह होता तो मैं इस पाठ का नाम बचपन की नादानियां रखता। अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते
तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो ये जो अनुमान और कल्पना है ना की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। तो इसे देखो ध्यान से बच्चों, सुनो। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ये जो उदाहरण दिया गया ना ऊपर जो लिखा है, इसमें मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए किया गया। जब स्वरनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक स्वरनामों की रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम को ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी और चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, तभी उन्होंने, ये जो है ना यहाँ पे, उन्होंने, उसने, उसने, आप, ये रेखांकित करने इसमें हम। अब इसमें बताते हैं आपको उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम मैं और मुझे है। मैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखा है, और मुझे है। और मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम आप है। मध्यम पुरुषवाचक जो स्वरनाम होता है इसमें आप है, ये मध्यम है, मध्यम पुरुषवाचक है। और अन्य पुरुषवाचक में उनकी, उसने, यहाँ पे आया ना उसने, उनकी, ये देखो उसने, उनकी, ये जो है अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम है। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। वो जो बच्चे कैसे हैं, तगड़े, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। सब्जी कैसी है, मसालेदार, ये इनकी विशेषता बता रही है। अंडा कैसा है, बड़ा, ये इसकी विशेषता बता रही है। इसीलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। लाल गुलाब, पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। गरीब लड़की, गरीब लड़की ठंड से कांप रही थी। दयालु सेठ, सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। सोनू की मदद एक दयालु सेठ ने की। अब आगे चलते हैं। क, केशव ने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर कहा, इसमें ये झुंझलाकर। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखा के शब्दों का ध्यान से देखो। ये शब्द रीति वाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया है हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान है। देखो ये जैसे लिखा है, ये देखो लिखा है कर बना, लिखा है ना बीच में कर, ये भी कर आया, घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, टिका कर आया है ना। अगर ऐसे आते हैं
वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की जो क्रिया होती है, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की ये एक पहचान है। दोस्तों बच्चों को समझाओ, ये एक पहचान है। अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं ये। अब तुम भी 5 क्रिया विशेषणों के वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे झुंझलाकर, अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए। बनाकर, माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए। घबरा कर, इसका वाक्य राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। टिकाकर, इसका वाक्य है लड़के ने अपनी ठेले को दीवार से टिकाकर रखा। गिड़गिड़ाकर, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। अगला, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ आपने विराम चिन्ह लगाने। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाना। 11 बजे बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तो यहाँ छा गया था के बाद भी हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूं, कहिए क्या दूं। तो यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक लगाना है। भूख लग आई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। पूर्ण विराम। हमारा आपका नहीं मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है। पूर्ण विराम। कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। पूर्ण विराम।